देखो ये चैप्टर बेसिकली आइडिया क्या दे रहा है आपको, आप लोग ईएमआई पे सामान खरीदते हो। हाँ, ये वही चैप्टर का कहानी है। ईएमआई पे जब कोई कंपनी सामान बेचता है तो वो कैसे अपने बुक्स में अकाउंट्स करता है, और जो ईएमआई पे खरीदता है वो कैसे अपने बुक्स में अकाउंट्स मेंटेन करे। तुम यहाँ ये समझो, यहाँ पर तुम्हारा जैसा कंज्यूमर का बात नहीं हो रहा है जो ईएमआई पे खरीद रहा है। कोई बिजनेस अगर कोई एसेट ईएमआई पे खरीदेगा तो वो तो अकाउंट्स मेंटेन करेगा ना। तुम और हम ईएमआई पे मोबाइल मंगाए, हम लोग अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते। तुम और हम ईएमआई पे टीवी मंगाए, वॉशिंग मशीन मंगाए, हम लोग अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते। लेकिन बिजनेसमैन तो करेगा। अगर एक बहुत बड़ा फैक्ट्री चला रहे हो और 2 मशीन ईएमआई पे लेके आते हो तो तुम तो अकाउंट्स मेंटेन करोगे। यस सर। तो यहाँ पर उसका बात हो रहा है। तो देखो इस चैप्टर में ना बेसिकली जो इतना बड़ा एक चार्ट नजर आ रहा है स्क्रीन पे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स सीखना है। हम ये पीडीएफ दोबारा बना के देगा आप लोग को मेरे हैंडराइटिंग में। हम अभी आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, आने के बाद आपको बना के देगा, बट फिलहाल एक बार समझने के लिए इसको फॉलो करो। कल हम ग्रुप में शेयर भी कर देगा ये वाला भी एक बार, बट समझने के लिए, और बाद में हम अपना हैंडराइटिंग में बना के दोबारा एक बार जिस दे देगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स सीखना है यहाँ पे। अब देखो तुमको ईएमआई पे जब सामान बेचो तुम, तो तुमको 3 इंपॉर्टेंट फिगर का दरकार होता है। उस गुड्स का कैश प्राइस कितना है, इंटरेस्ट जुड़ के ईएमआई के लिए फाइनल वैल्यू कितना बनेगा, मतलब सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, और हर ईएमआई यानी हर इंस्टॉलमेंट का वैल्यू कितना होगा। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज चाहिए ना अकाउंट्स में। तुम एक बार कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो जो ईएमआई पे सामान बेच रहा है, तुम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो जो ईएमआई पे बेच रहा है, और जो ईएमआई पे खरीद रहा है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो, कोई बात नहीं है। कैश प्राइस का मतलब क्या होता है, पहले तो हायर परचेज वर्ड का मतलब बात करते हैं एक बार। यह इसका दूसरा नाम है इंस्टॉलमेंट पेमेंट भी। इंस्टॉलमेंट पेमेंट से समझ गए होगे ईएमआई का बात हो रहा है, इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। तो सर यह हायर परचेज वर्ड क्या है, देखो एक साथ 2 जबरदस्त वर्ड यूज हो रहा है। हायर मतलब भाड़ा पे लेना, और परचेज मतलब खरीदना। तो सर भाड़े पे खरीदना ये क्या होता है, देखो हम बताते हैं क्या हो रहा है। तुम अगर 5 ईएमआई पे एक घड़ी खरीदे तो तुम जब तक 5वां ईएमआई नहीं दे दो तब तक तुम्हारा वो आइटम तुम्हारे नाम पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा ना। क्योंकि मान लो तुम 3 ईएमआई के बाद फेल हो गए, नहीं दे पाए, तो वो आइटम वो वापस ले जाएगा ना कंपनी। गाड़ी अगर ईएमआई पे लेते हो और गाड़ी का ईएमआई अगर नहीं भर पाते हो, मान लो 10 ईएमआई में गाड़ी का इंस्टॉलमेंट पेमेंट करोगे और मान लो 3 ईएमआई के बाद ही नहीं पेमेंट कर पाए, तो गाड़ी तो कंपनी वापस ले लेगा ना। तो जो तुम 3 ईएमआई दे दिए वो क्या कहलाएगा, रेंट। बिल्कुल, वेरी गुड। इसीलिए वर्ड क्या यूज हुआ, हायर। हायर मतलब भाड़े पे। तो जब तक तुम पूरा ईएमआई नहीं चुका दो तब तक वो भाड़े पे कहला रहा है। जिस दिन पूरा ईएमआई चुका दो उस दिन तुम्हारा हो गया, मतलब उस दिन वो परचेज कहलाएगा। मतलब तुम भाड़े बेसिस पे परचेज कर रहे हो, भाड़े के बेसिस पे परचेज कर रहे हो। जब तक चुका रहे हो ईएमआई तब तक वो भाड़ा की तरह जा रहा है। अगर फेल होता है ईएमआई, कंपनी अपने बुक्स में उसको भाड़ा की तरह रिकॉर्ड कर लेगा कि ये एसेट हम भाड़ा पे दिए थे, इतना भाड़ा मिला, अब मेरा एसेट मेरे पास वापस आ गया। तुम भी अपने बुक्स में उसको रेंट की तरह बुक कर लेना कि इतना ईएमआई गया यानी इतना रेंट गया। तो इसीलिए वर्ड है हायर परचेज। तो अब देखो हम 3 इंपॉर्टेंट वर्ड का बात करने जा रहे हैं यहाँ पे। पहला वर्ड है कैश प्राइस। कैश प्राइस का मतलब क्या होता है, कैश प्राइस वर्ड सुनने में क्या फीलिंग आती है, एग्जैक्टली। अगर अभी का अभी खरीदते, अगर अभी का अभी खरीदते तो कितना रुपया देते, ये हो गया कैश प्राइस। अगर हम एक मोबाइल अभी लें तो 10,000 लगेगा, और अगर 12 ईएमआई पे लें तो हमको 11,000 समथिंग कुछ देना पड़ जाएगा ना, इंटरेस्ट। हाँ, यानी अगर अभी खरीद लेते तो 10,000 देते, वो हो गया कैश प्राइस। और दूसरा ही वर्ड आ गया हायर परचेज प्राइस। मतलब वो जो 11,500 हम बोल रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल 12 ईएमआई जोड़ के अगर 11,500 वैल्यू पड़ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस। तो 2 इंपॉर्टेंट वर्ड सीखे,
कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस। तीसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है हायर वेंडर। वेंडर का मतलब होता है सेलर, यानी हायर परचेज बेसिस पे जो माल बेचे उस सेलर को कहते हैं हायर वेंडर। और हायर परचेजर भी समझ गए होगे, जो ईएमआई बेसिस पे सामान खरीदे। हाँ। और एक वर्ड और दो वर्ड इंपॉर्टेंट है अब यहाँ पे, इंस्टॉलमेंट और डाउन पेमेंट। इंस्टॉलमेंट तो समझ गए होगे, वो जो हर महीना या हर क्वार्टरली जो पे करोगे। और डाउन पेमेंट किसको बोलते हैं? मतलब जो इनिशियली सर दिया जाता है एग्जैक्टली। मान लो 10,000 का मोबाइल है, बोला 2,000 डाउन पेमेंट में दे दो, बाकी 8,000 तोड़ तोड़ के दे देना। मतलब 2,000 हाथों हाथ दे दो, बाकी 8,000 तोड़ तोड़ के दे देना। तो तोड़ तोड़ के हो गया इंस्टॉलमेंट, और वो जो 2,000 तुरंत दिए थे उसको बोलेंगे डाउन पेमेंट। तो यहाँ पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्म सीखे, कैश प्राइस, हायर परचेज प्राइस, हायर वेंडर, हायर परचेजर, डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट, और एक इंटरेस्ट वर्ड तो शायद सिखाना नहीं पड़े, ये तो सभी को पता है कि वो जो एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है। yes, यानी एक तरीके से बोल सकते हो हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस का डिफरेंस इंटरेस्ट है। चार्ज लग रहा है हायर परचेज। हाँ। 11,500 और 10,000 का जो डिफरेंस है 1,500, वो इंटरेस्ट ही तो है। तुमसे 1,500, तुम 1,500 एक्स्ट्रा दे क्यों रहे हो? क्योंकि तुम क्रेडिट में पेमेंट कर रहे हो। क्रेडिट में पेमेंट कर रहे हो एक तरीके से। क्रेडिट में पेमेंट करोगे तो ज्यादा पैसा तो देना ही पड़ेगा, और वो ज्यादा पैसा का कैलकुलेशन कहाँ से आता है? इंटरेस्ट से। लोन का ब्याज चुकाते हो कि नहीं चुकाते हो? वही कहानी, वही कहानी है। तुम लोन पे सामान लियो, ब्याज चुका रहे हो, ये जो एक्स्ट्रा पे करते हो। इसीलिए आजकल जीरो कॉस्ट ईएमआई आ गया ना, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लगता। मतलब तुम अभी लो तो भी 10,000 दो, और 5 ब्रेकअप में तोड़ तोड़ के लो तो भी 2,000 करके 10,000 ही दो। नहीं सर, उसमें तो डाउन पेमेंट देना पड़ता है ना। ठीक है ना, मान लिया 2,000 डाउन पेमेंट दे दिए, बाकी 4 इंस्टॉलमेंट में 2,000 दे दिए। तो अल्टीमेटली तुम्हारी जेब से तोड़ तोड़ के भी तो 10,000 ही गया। 10,000 ही गया। हाँ। लेकिन अगर एक कंपनी बड़ा बड़ा मशीन खरीदता है, वहां पे लोगों को मतलब जीरो कॉस्ट ईएमआई पे नहीं मिलता। हम लोग एक बार मान ले रहे हैं जीरो कॉस्ट ईएमआई का कहानी नहीं है, क्योंकि अगर जीरो कॉस्ट ईएमआई हो तो ये चैप्टर ही नहीं रहेगा, इंटरेस्ट ही तो नहीं है। हाँ, तब ये चैप्टर ही नहीं रहेगा, तब इस चैप्टर का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग एक बार मान ले रहे हैं जीरो कॉस्ट ईएमआई का कहानी नहीं है, कुछ इंटरेस्ट लगेगा अगर हम उधार में सामान ले रहे हैं तो, इंस्टॉलमेंट में सामान ले रहे हैं तो ये है इस चैप्टर का बैकग्राउंड। यानी सर कोई भी सम बनाने के लिए हमको मेन 3 फिगर का हर बार दरकार पड़ेगा, उसका हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस कितना, ताकि इंटरेस्ट जान सके। यानी हमको इंटरेस्ट जानना होगा, कैश प्राइस जानना होगा, डाउन पेमेंट जानना होगा, और हर इंस्टॉलमेंट का वैल्यू जानना होगा। अब आते हैं हम उस बुक के ऊपर, और अब हम आपके सामने ये बुक शेयर करते हैं। 3-4 पहले कैलकुलेशंस का बात कर लेते हैं। देखो इसमें अपने को 2 चीज सीखना है बेटा, 3-4 अलग अलग वे में कैलकुलेशन, और 2 या 3 वे में प्रेजेंटेशन, मतलब वो लेजर अकाउंट बनाना। ठीक है, अपने को 2 चीज सीखना है। देखो ये जो नोट समझ में कम आ रहा होगा भले ही, लेकिन इसमें यही बोला है, कैश प्राइस का बात किया, इंटरेस्ट का बात कर रहे हैं देखो, फिर लास्ट में देखो ट्रेडिंग अकाउंट, स्टॉक डेटर मेथड, यानी अलग अलग वे ऑफ प्रेजेंटेशन का बात कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है, वो बात कर लेते हैं, हालांकि वो बाद में आएगा, रिपोजिशन। ये रिपोजिशन सुन के दिमाग में क्या आता है? सर इनकेस अगर उन लोग नहीं दे पाए पूरा अमाउंट तो वापस से कंपनी के पास जाए। वेरी गुड, यानी एसेट कंपनी उठा के ले जाएगा। आपको एग्जाम में वैसा भी सम आएगा, और 100% आपके एग्जाम में वैसा ही सम आएगा कि आदमी ईएमआई फेल करे। अगर ईएमआई फेल नहीं करने वाला सम्स आया ना तो 10 मिनट का काम होगा, वो तो 10 मिनट का काम होगा फिर। तो इसीलिए आपके एग्जाम में रिपोजिशन का कहानी आएगा ही। अब रिपोजिशन में 2 टाइप का स्टोरी बनता है, एक होता है कंप्लीट रिपोजिशन, एक होता है पार्शियल रिपोजिशन। सर ये क्या है? मान लो हम 3 ट्रक खरीदा ईएमआई पे, मान लो मेरा ट्रांसपोर्ट कंपनी है, हम पहले ही बोला था यहाँ पे परचेजर कौन है? कोई बिजनेस हाउस। सेलर एक बिजनेस हाउस है, परचेजर भी यहाँ पे एक बिजनेस हाउस ही है। यहाँ पे तुम्हारे मेरे जैसे नॉर्मल कंज्यूमर का बात नहीं हो रहा है,
वो लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाते। तुम मोबाइल खरीद के लाते हो, अकाउंट्स बनाते हो क्या उसका? नहीं ना? नो सर। हाँ नहीं। तो यानी यहाँ पर दोनों ही बिजनेस हाउस है, बेचने वाला भी और खरीदने वाला भी, हायर वेंडर भी और हायर परचेजर भी। तो मान लो मेरा एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, हम 3 ट्रक खरीद के लाया, हम एक ईएमआई या 2 ईएमआई फेल किया, वो क्या तीनों ट्रक उठा के ले जाएगा? ले जा सकता है सर? क्या डिपेंड करता है आपका एग्रीमेंट कैसा हुआ था। मान लो तीनों ट्रक का एक एक ईएमआई नहीं दिया, वो तीनों तो ट्रक उठा के ले जा सकता है? तीनों। या फिर एग्रीमेंट में वो ये देख रहा है 3 ईएमआई, मतलब तो अमाउंट तो बहुत छोटा हुआ ना। मान लो 5-5 लाख का 3 ट्रक है और हम 10-10 हजार का एक ईएमआई फेल किए, 10-10-10 30,000 का ईमेल फेल किया 15 लाख का ट्रक में, तो भाई 30,000 रुपए के लिए तुम 15 लाख का उठा के ले जाओगे। वो बोलेगा ठीक है हम एक ट्रक उठा के ले जा रहे हैं, 1-2 ट्रक तुमको छोड़ दे रहे हैं, अगला ईएमआई ठीक से दे देना। यानी इसको बोलते हैं पार्शियल रिपोजिशन, मतलब वो सारा एसेट उठा के नहीं ले गया, कुछ एसेट उठा के ले गया, कुछ अभी भी तुम्हारे पास है एज ए यूजर, एज अ बायर, एज अ परचेजर तुम्हारे पास है। और एक होता है कंप्लीट रिपोजिशन, मतलब तीनों ट्रक उठा के ले गया। ये जनरली कब होगा? जब एक एसेट होगा। अब हम तुमसे एक ही ट्रक लिया था हायर परचेज पे, अब तुम ये थोड़ी बोलोगे हम इंजन निकाल के ले जाएंगे, बॉडी तुम रख ले। बोलेगा काम कर, क्लच और गियर ले जा रहे हैं, स्टेयरिंग रख ले। वो ये तो होगा सीधा नहीं। पेट्रोल उठा के लेगा। हाँ, बोलेंगे पेट्रोल का टंकी निकाल के ले जा रहे, ट्रक रख। वैसे भी तो पेट्रोल इतना महंगा है, भरा फिर पाएगा नहीं। इसीलिए तो यहाँ पर सीधा सा बात, 2 टाइप का रिपोजिशन का स्टोरी आएगा। तो अपने इस चैप्टर में स्टोरीज कितना आएगा वो हम पहले डिस्कस कर दिया। एक आएगा कुछ एक फिगर्स निकालना, मतलब कैश प्राइस कितना होगा वो निकाल के बताओ। अलग अलग ईएमआई में देखो, जितना भी तुम ईएमआई भर रहे हो, हर ईएमआई में कुछ प्रिंसिपल अमाउंट और कुछ इंटरेस्ट अमाउंट होगा ना। हाँ हर ईएमआई में Yes, sir. कुछ फैक्टर होगा, कुछ वैल्यू होगा जो प्रिंसिपल का होगा, कुछ वैल्यू होगा जो इंटरेस्ट फैक्टर होगा। तो वो सेग्रीगेट करके एंट्री करो। तो वो सेग्रीगेट करने का वर्किंग सीखेंगे। मतलब पहले हम लोग 3-4 कैलकुलेशन सीखेंगे। आओ एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सर, इसका कैलकुलेशन वो सिंपल इंटरेस्ट जैसा होगा ना? एकदम बेटा, एकदम। लेकिन कहीं कहीं पे तुम्हारे साथ सिंपल इंटरेस्ट में जैसे तुम सीधा सीधा चलते हो ना, हाँ, वो नहीं होगा। कई फिगर उल्टा सीधा गायब रहेगा, तो बैक कैलकुलेशन 3-4 कैलकुलेशन है, ज्यादा नहीं है। हम अभी पहले वही डिस्कस करने वाला है आपके साथ। तो देखो यहाँ पे पहला हेडिंग दिया है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैश प्राइस व्हेन एन्युटी टेबल इज नॉट गिवन। देखो 2 टाइप का इसमें बात होता है, एक एन्युटी टेबल गिवन, एक एन्युटी टेबल नॉट गिवन। एन्युटी टेबल क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करना, फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने वाला जो काम आता है, बाद में बात करेंगे उसका। पहले अपने कौन सा हेडिंग पढ़ रहे हैं? कैश प्राइस गायब है, तुमको क्या निकालना है? कैश प्राइस निकालना है। कैश प्राइस गायब है, तुमको वही निकालना है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल से चलते हैं, बेटर समझ में आएगा। और यही एक मात्र एग्जाम्पल है, यही एक मात्र हेडिंग है जिसमें तुमको बैक कैलकुलेशन में चलना पड़ेगा। कैश प्राइस निकालने के लिए हमेशा उल्टा चलना पड़ेगा, ये बात दिमाग में। फिर बाकी सारा मेथड जो सीखेंगे ना अभी कैलकुलेशन का, सब में सीधा सीधा चलना है। लेकिन जहां कैश प्राइस गायब हो जाए वहां उल्टा चलना पड़ेगा। देखो एक एग्जांपल, ए एंड कंपनी परचेज अ ट्रक ऑन हायर परचेज सिस्टम। रुको, हाँ, ए एंड कंपनी परचेज अ ट्रक ऑन हायर परचेज सिस्टम। As per terms, he is required to pay 70,000 down, मतलब 70,000 डाउन पेमेंट है, 53,000 at the end of the first year, 49,000 at the end of the second year and 55,000 at the end of the third year, और इंटरेस्ट चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। ये जो 53, 49 और 55 है, इसमें इंटरेस्ट घुसा हुआ है कि नहीं घुसा हुआ है? घुसा हुआ है, घुसा हुआ है। नहीं, तुमको बेटा ईएमआई का फिगर बता रहा है, यू हैव टू पे लिखा है, यू हैव टू पे लिखा है। तो तुम तो पेमेंट जब करते हो तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिला के पेमेंट करते हो ना, कि अलग अलग पेमेंट करते हो दोनों को? नहीं, मिलाकर। तुम्हारा ईएमआई जो जाता है उसमें अपने आप इंटरेस्ट कटता रहता है। इसीलिए देखो पहला साल कितना भरा? 53,000। दूसरा साल
49। क्यों कम क्यों हो गया? क्योंकि अमाउंट कम होगा तो इंटरेस्ट भी कम होगा। और तीसरा साल यस सर। 55,000, यानी जो भी डिफरेंस था वो मिला के चुका के खत्म कर दिया तुम। तो देखो यहाँ पे अब बैक कैलकुलेशन में चलना है, कैसे चला वो देखो। थर्ड ईयर से चालू होगा सम। आई रिपीट, थर्ड ईयर से चालू होगा सम। थर्ड ईयर में तुम कितना चुका रहे हो? 55,000। यानी 55,000 अपने आप में 110% है। 100% Yes, प्रिंसिपल sir. प्लस 10% ब्याज। ओ अच्छा, हाँ हाँ। तो 55,000 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10, इंटरेस्ट निकल जाएगा ना। हाँ हाँ, इंटरेस्ट निकल जाएगा। हाँ। यस 10% इंटरेस्ट है। हम देखो कॉलम कैसे ड्रॉ किया है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, कैश प्राइस, क्योंकि हमको अल्टीमेटली निकालना क्या है इस सब में? कैश प्राइस। कैश प्राइस। कैश प्राइस। हाँ, तो हम वही तो हमको सेग्रीगेट करना पड़ेगा ना कि उस ईएमआई में कितना कैश प्राइस है और कितना इंटरेस्ट फिगर है, मतलब कितना हाँ। प्रिंसिपल है और कितना इंटरेस्ट है ना। तो वही किए। हाँ, हाँ। 55,000 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10, 5,000 इंटरेस्ट आ गया। तो 55,000 दे रहे हो, उसमें 5,000 इंटरेस्ट है, तो बाकी क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। तो यानी कैश मतलब प्राइस हो गया कैश 50,000। प्राइस। हाँ। अब हमको एक बात बोलो, सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में कितना टोटल पेमेंट देना बाकी है? सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में 50 प्लस 49 ना, 50 वो कैश प्राइस और प्लस 49 सेकेंड ईएमआई। तो हाँ। समझ भी नहीं आया। नहीं समझ में आया? तो 49 में भी तो वो इंटरेस्ट। वेट आ रहे हैं। तुम हमको एक बात बोलो पवित्रो, ये 55,000 थर्ड ईयर के बिगिनिंग में पेंडिंग है कि एंडिंग में पेंडिंग है? सर एंडिंग में होना चाहिए। बेटा ओ सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बिगिनिंग में पेंडिंग होगा ना ये। सेकेंड ईयर का ईएमआई ओ, दे हाँ, चुके सेकंड हो। ईयर में सेकंड दे चुके उसके बाद। हाँ हाँ, यानी थर्ड ईयर के एकदम बिगिनिंग में starting 55,000 पेंडिंग है। हाँ हाँ हाँ। तो जितना पेंडिंग है उसी पे ब्याज लगता है ना पवित्रो। तो तुम हाँ। 55,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था। अच्छा समझ में। हाँ, अब सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में तुम्हारा कितना पेंडिंग है? एक तो 49 प्लस 50 प्लस 50। हाँ हाँ। कैश प्राइस समझ तो आप में देखो, आया। यानी 50 प्लस 49 कितना हुआ? 99। 99,000। हाँ। अब ये 99 पे ब्याज लगना चाहिए था ना। सेकेंड ईयर के हाँ। बिगिनिंग में अगर हम तुमको बोले पवित्रो मेरे को 99,000 रुपया चुकाना है, हम कितना पे ब्याज देंगे? तुम बोलेगा ना 99 पे ब्याज देंगे सर आप। तो देखो 99,000 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10 किए तो 9,000 इंटरेस्ट आ गया। तो 99,000 देना है, उसमें 9,000 ब्याज है, तो बाकी क्या है? प्रिंसिपल 90,000। प्रिंसिपल। अब देखो थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में कितना चुकाना होगा? मतलब 90 ये तो पूरा। प्लस 53, 90 ये हाँ। प्लस 53,000, 90 प्लस 53। 53। तो 90 प्लस 53 कितना होगा? 1,43,000। तो 1,43,000 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10, 13,000 का इंटरेस्ट है मतलब उसमें। तो कैश प्राइस हाँ। कितना है? 1,30,000। ठीक है। 1,30,000 का कैश प्राइस तो ईएमआई में छुपा हुआ था, प्लस 70,000 का तुम डाउन पेमेंट भी कियो। ऐड कर देंगे। तो तुम्हारा अगर तुम आज ही के दिन पूरा पैसा चुका देते, जिस दिन एसेट खरीदे, तो तुम 2 लाख चुकाते ना? चुकाते कि नहीं चुकाते? 2 लाख। 2 लाख। हाँ हाँ। यस सर। अब एक चीज देखो, अगर तुम 2 लाख चुकाते और अभी चुका कितना रहे हो? तीनों ईएमआई जोड़ के देखो। 2 लाख 13, 22 और 27, तो 2,27,000, 2,27,000। यस। तो 2 लाख की जगह 2,27,000 क्यों चुका रहे हो? क्योंकि तुम ईएमआई पे लिए हो, इंटरेस्ट चुका रहे हो। इंटरेस्ट। हाँ हाँ। तो ये होता है बैक कैलकुलेशन का कहानी। हमको देखो, तुम ऐसे सोचो, अब अगर तुम सीधा चलते तो ऐसे सोच लो, 2 लाख का एक एसेट है, ठीक है, तुम 3 ईएमआई में चुकाने वाले हो। हाँ। तो पहला ईएमआई जैसे ही चुका दोगे, बाकी बैलेंस बचे हुए पे इंटरेस्ट चुकाते। हाँ। दूसरा ईएमआई जैसे ही चुका देते, बाकी बैलेंस बचा हुआ पे बाकी फिर बैलेंस, इंटरेस्ट चुकाते। हाँ। तो वही तो कर रहे हो हाँ। उल्टा आके। 55 में कितना इंटरेस्ट घुसा है? 50 प्लस 49 में कितना इंटरेस्ट घुसा है? और 90 प्लस 53 मिला के कितना इंटरेस्ट घुसा हुआ है? गुस्सा है। हाँ। क्लियर है ये सबको? हाँ सर। सुदीप तो हाँ सर, क्लियर है, क्लियर है। दिव्यांग? सर। यस सर। तो ये एकमात्र केस है बेटा जहाँ उल्टा चलना है।
जब कैश प्राइस गायब होगा हम लोगों को वो निकालने के लिए रिवर्स मोड में चलना है। सर ये फिगर कहाँ कहाँ काम लगेंगे अकाउंट्स में पुट करने में, उसका बाद में करेंगे। हम तो बोला है प्रेजेंटेशन भी सीखेंगे। पहले हम लोग क्या सीख रहे हैं? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन जान लो, प्रेजेंटेशन वैसे भी बच्चा वाला काम है। मतलब तो ये एक वर्किंग नोट होगा। हाँ ये बेटा वर्किंग नोट ही होगा, वर्किंग नोट ही सिखा रहा है आज केवल। तुम प्रेजेंटेशन देखना चाहते हो तो ये रहा, देखो एक सम में, चलो प्रेजेंटेशन के साथ कर लेते हैं एक सम। ऑन 1 जनवरी 2015 रे एंड कंपनी परचेज अ मोटर कार फ्रॉम ऑटोमोबाइल कंपनी। रे एंड कंपनी ऑटोमोबाइल कंपनी से एक मोटर कार खरीदा ऑन हायर परचेज सिस्टम। एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट a sum of 24,000 was paid out of the cash down price। कितना का डीपी दियो? 24,000। 24,000 and the balance was payable in 3 equal installment। देखो वो इंस्टॉलमेंट का फिगर आगे दिया है, 3 equal installment together with interest of 5%। the amount of last installment includes interest of 33,600। लास्ट इंस्टॉलमेंट का वैल्यू बता दिया, ठीक है। हाँ सर। कैश प्राइस गायब है, वही निकालना पड़ेगा पहले। हाँ। क्यों निकालना पड़ेगा वो भी समझा देंगे जब प्रेजेंटेशन पे आएंगे ना। ये दोनों लेजर जो दिखाई दे रहा है, ये दोनों लेजर जो दिखाई दे रहा है उसमें वो बात भी आ जाएगा कि क्यों कैश प्राइस चाहिए हमको। तो पहले आ जाओ, ये लो वर्किंग किया, लो उल्टा। 3rd EMI में कितना चुका रहे हो? 33,600। हाँ तो उसमें कितना इंटरेस्ट होगा? 5% है ना इंटरेस्ट, तो 5/105। हाँ 1600 का इंटरेस्ट, तो 32,000 का कैश प्राइस। 32,000 प्लस 33,600 सेकंड EMI। बोला ना 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो हाँ। देखो यहाँ बेवकूफ बनाने का काम किया आपको लग रहा होगा सर खाली लास्ट इंस्टॉलमेंट का ही तो वैल्यू दिया, बाकी दोनों EMI का तो वैल्यू ही नहीं दिया। बेटा बेवकूफ बना दिए ये लोग। तीनों इक्वल ही है। हाँ तीनों इक्वल इंस्टॉलमेंट है। हाँ वही सोच रहा था क्या, खाली लैंग्वेज घुमाया और कुछ नहीं किया। ठीक है कोई नहीं, वो हम लोग पकड़ लिए। तो 33,600 प्लस 32,000 65,600। 65,600 डिवाइडेड बाई 105 इंटू 5 तो 3,124 का इंटरेस्ट आएगा। तो बचा कैश प्राइस 62,476 उसमें प्लस फिर 33,600 तो आएगा 96,076। वो भी डिवाइडेड बाय 105 इंटू 5 तो 4,576 का इंटरेस्ट। कैश प्राइस आ गया 91,500। और इसमें तुम डाउन पेमेंट भी कितना दे रहे हो? 24,000। तो 91,500 प्लस 24,000 1,15,500। ये तुम्हारा कैश प्राइस है। वर्किंग क्लियर है सबको? तो हम प्रेजेंटेशन पे आ रहे हैं। अब देखो एक मजेदार बात, यहाँ 2 अकाउंट बनेगा। एक तुम कौन हो? परचेजर ना। तुम्हारे बुक्स में बनेगा एसेट अकाउंट और वेंडर अकाउंट। अच्छा भाई बनना भी तो 2 ही अकाउंट चाहिए। तुम्हारे पास मशीन खरीद के, मोटर कार तुम खरीद के लाए हो तो उसका अकाउंट तो तुम बनाओगे। एक तरीके से अगर हम बोले तो एग्जैक्टली डिप्रिसिएशन वाला कहानी नहीं कर रहे हो। हाँ एसेट अकाउंट बना के एसेट अकाउंट डिट्टो डिप्रिसिएशन वाला तरीके से बनेगा। अच्छा आई रिपीट, तुम्हारा एसेट हो गया ना अब ये। तो तुम वैसे ही बनाओगे अकाउंट जैसे एसेट अकाउंट बनाते हो। और जो पार्टी है जिससे तुम खरीदो वो तुम्हारा क्रेडिटर। तो क्रेडिटर अकाउंट तो बनाओगे क्योंकि EMI पे खरीद रहे हो। अब देखो ये वर्किंग तुम्हारा चालू के, तुम्हारा इसीलिए एसेट का कैश प्राइस निकालना जरूरी था, क्योंकि तुम बुक्स में जब एसेट का वैल्यू रिकॉर्ड करोगे उसको कैश प्राइस पे लिखोगे कि हायर परचेज प्राइस पे। आई रिपीट, तुम बुक्स में, तुम अपने अकाउंट्स में, तुम यानी परचेजर अपने अकाउंट्स में जब एसेट को रिकॉर्ड करोगे कैश प्राइस पे, तो कैश प्राइस में होना चाहिए भैया। कभी एसेट में इंटरेस्ट थोड़ी नहीं इंक्लूडेड होता है। हाँ भाई, इंटरेस्ट तो सेपरेट जाना चाहिए। सब एग्री करेंगे इस बात पे? इंटरेस्ट एसेट में थोड़ी नहीं इंक्लूड होता है सर। इंटरेस्ट तो अलग से PL में जाता है सर, क्योंकि इंटरेस्ट तुम्हारा खर्चा है यहाँ पे PL का। तो वही हुआ, इसीलिए कैश प्राइस निकालना
बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो तुम्हारा जो एसेट का लेजर है वो चालू कहाँ से हुआ, कैश प्राइस से। 2 ऑटोमोबाइल कंपनी 1,15,500। एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर होगा ना, जनरल एंट्री। हाँ सब जनरल एंट्री पे कंट्रोल रखना भाई लोग, आगे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आगे सेमिस्टर में ऑफलाइन नहीं आएगा, जनरल एंट्री ही गेम बजाएगा। हम बार बार बता देते हैं, थोड़ा जनरल एंट्री सोचने वाला जो बुद्धि हम जो फॉलो करता था वो फिर से अपना लो अपने अंदर। शॉर्टकट चाहिए तो हम दे दे 2 लाइन में। अगर किसी को लगता है कि सर नहीं हो रहा है जनरल एंट्री मेरे से, एक बार में दे दीजिए एक बार शॉर्टकट, तो कोई दिक्कत नहीं, हम रिपीट कर देगा। शर्माओ मत, हिचकिचाओ मत, सीखना है ढंग से तो ऐसा करो कि उस शर्म को गेट के बाहर छोड़ दियो। रिपीट करें एक बार शॉर्टकट जनरल एंट्री सोचने का। हाँ सर। थैंक यू, अच्छा लगा ये सुन के कि मन में वो हिचकिचाहट नहीं है। मेरे साथ अगर हिचकिचाहट करोगे तो जिंदगी में 500 स्टूडेंट का क्लास में जिस दिन बैठोगे ना, MBA FMBA किसी के लिए भी, मुंह से ना सवाल मरे ही नहीं निकले, आई गारंटी इट। हम सीए का बैच में 1500 स्टूडेंट का बैच में भी फालतू से फालतू क्वेश्चन पूछने में नहीं डरता था। मेरा टीचर तो हमको बोलते थे, सुदर्शन भैया तुम कुछ भी पूछ लेते हैं ना। 1500 का बैच में वो मेरा शकल पहचानते थे, क्योंकि हम कुछ भी पूछ लेते थे। मेरे को हम एक ही बात बोलता था, सर फीस दिए हैं 10,000 रुपया 3 महीना का, कुछ भी पूछ सकते हैं, पूछने का ही फीस दिए। और सुदर्शन अग्रवाल, हाँ, और उस समय अकाउंट को 10,000 रुपया लेते थे, तब उनको बोलता था और 3 महीना में सिलेबस खत्म करते थे। तो मतलब सर 3 महीना का 10,000 दिए, कुछ भी पूछने के लिए दिए। और दूसरा बात, यहाँ पे जितने लोग मुंह बंद करके बैठे जो हंस रहे हैं मेरे सवाल पे, उनमें से किसी को अगर आंसर आता हो 2-4 को छोड़ के, तो हम मान जाएंगे। ये सबके मन में ये क्वेश्चन रहता है, बट पूछता कोई नहीं। सबको शर्म आता है कि 1500 का बैच में कैसे पूछेंगे। नो प्रॉब्लम, बिंदास पूछना सीखो, पहाड़ में गया दुनिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो, जनरल एंट्री सोचने का सबसे आसान तरीका, क्या आप लोग किसी भी आइटम को एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम में सेग्रीगेट कर सकते हो बहुत आसानी से? क्या ये जजमेंट आपके लिए आसान है कि क्या आइटम एसेट है, क्या आइटम एक्सपेंस है, क्या आइटम लायबिलिटी है, क्या आइटम इनकम है? एवरीवन? यस सर। हाँ सर। एक पार्टी को पैसा देना है, ये मेरा क्या है? लायबिलिटी है सर। एक पार्टी से पैसा लेना है, ये मेरा क्या है? एसेट। मशीन खरीद के लाए हैं, मशीन मेरा क्या है? एसेट। हम सैलरी पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट किए हैं, ये मेरा क्या है? एक्सपेंसेस। हमको इंटरेस्ट मिला है कहीं से, ये मेरा क्या है? इनकम। हम सेल किए हैं, ये मेरा क्या है? इनकम। हम परचेज करके लाए हैं रॉ मटेरियल या गुड्स, ये मेरा क्या है? एक्सपेंस। बस, कुछ भी पेएबल है तो एसेट, कुछ भी रिसीवेबल है तो एसेट, मेरा खुद का राइट है तो एसेट, और एक्सपेंस और इनकम तो सिखाने का दरकार नहीं है। तो अगर ये 4 वर्ड आता है तो आपको जनरल एंट्री दुनिया भर का बनाना आता है। कैसे सर? अब हम एक लाइन का एक और शॉर्टकट देंगे। एसेट और एक्सपेंस का मेनली कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। वेरी गुड, डेबिट। ट्रायल बैलेंस सोचो, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। एक्सपेंस और लायबिलिटी और इनकम का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। तो जिसका जो बैलेंस होता है, जिसका जो बैलेंस साइड होता है नेचुरली, नेचुरल साइड जो होता है, अगर बढ़े तो उधर ही लिखो, घटे तो उल्टा साइड में लिख दो, दैट्स इट, हो गया। रेंट पे कर रहे हैं, रेंट बढ़ रहा है कि घट रहा है? रेंट बढ़ रहा है। घट रहा है। रेंट पे कर रहा है। अच्छा, हाँ, खर्चा बढ़ रहा है। आज 100 रुपया दिया, कल 300 रुपया दिया, तो अगला दिन क्या बोलेगा? टोटल कितना भाड़ा दे दिए? 400। तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बड़ा। एकदम लोकल लैंग्वेज में सीखो अकाउंट, कोई दरकार नहीं है बहुत ज्यादा स्टाइलिश वर्ड्स बनाने का हमको लाइक, क्योंकि कंट्रोल आना जरूरी है। तो रेंट बढ़ रहा है, रेंट का नेचुरल साइड कौन सा होता है? डेबिट। तो तुम रेंट अकाउंट डेबिट तो देते हो जब रेंट पे करते हो। सोचो, हम कुछ नहीं किया बेटा, हम वो 4 वर्ड पे एक रूल लगा दिया। एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम पे हम एक रूल लगा दिया, जिसका जो नेचुरल साइड होता है, बढ़े तो उधर ही लिखो, घटे तो अपोजिट साइड। हम उधार में 2 मशीन खरीद के लाया, मिस्टर एक्स को पैसा देना है, मिस्टर एक्स मेरा क्या बन गया? लायबिलिटी का नेचुरल साइड कौन सा होता है? क्रेडिट। खरीद के उधार में लाए हैं तो क्रेडिट बढ़ रहा है, तो 2x होगा।
यस सर। मशीन टू एक्स, क्योंकि मशीन मेरा एसेट है, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट होगा। एसेट आ रहा है ना मेरे पास, एसेट बढ़ रहा है, हाँ मशीन अकाउंट डेबिट टू एक्स। और जिस दिन एक्स को पेमेंट कर दिए लाइबिलिटी कम हो रहा है, डेबिट एक्स डेबिट हो जाएगा और जेब से क्या जा रहा है? टू कैश पैसा कैश कैश एसेट, कम जाएगा एसेट का कम नेचर जा रहा है। डेबिट होता है, जा रहा है हाँ। डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट हो जाएगा। सर ये 11 के बिगनिंग में क्यों नहीं सिखाए थे ऐसे अकाउंट? दिखाए थे। नहीं सिखाए थे तब हम एकदम अटेंड ही नहीं किए थे, बिगनिंग पता नहीं। पकड़ के गोल्डन रूल और उसी पे खिलाते थे आप सबको, इसीलिए हाँ। क्योंकि ये शॉर्टकट बाद में सीखने लायक होता है, पहले डिटेल चीजें कंट्रोल में आनी जरूरी है, शॉर्टकट हमेशा सेकेंडरी होता है। चलो कोई नहीं, तो अब क्लियर है ये। तो जब हम एसेट उधार में खरीद के लाया, 1,15,500 मेरा एसेट का वैल्यू है, हाँ हम क्या एंट्री करेंगे? मोटर कार अकाउंट डेबिट, ऑटोमोबाइल कंपनी इसको पैसा देने। लेकिन सर ऑटोमोबाइल कंपनी को तो विथ इंटरेस्ट पैसा देना है, हाँ तो तुम्हारा एंट्री होना चाहिए था मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। कंपनी हाँ हाँ या ना? हाँ हाँ यस मशीन सर। अकाउंट हाँ डेबिट, सर। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंटरेस्ट मेरा खर्चा है, मशीन मेरा एसेट है, तो एसेट भी डेबिट, खर्चा भी डेबिट, और लायबिलिटी है वो पार्टी जिसको पैसा देना है, क्रेडिट। हाँ। तो एसेट अकाउंट में क्या लिखा? अब एक अलग अलग एंट्री कर लो ना, मोटर कार टू ऑटोमोबाइल और फिर ऑटोमोबाइल इंटरेस्ट टू ऑटोमोबाइल, 2 एंट्री हो जाएगा और क्या होगा। हाँ, काउंट मत करो, कंबाइन एंट्री मत करो, सेपरेट कर लो। तो देखो मोटर कार में टू ऑटोमोबाइल लिखा 1,15,500, हाँ एकदम डेप्रिसिएशन के अकाउंट की तरह सोचना। तो एसेट को डेबिट में लिखा, एसेट बढ़ा है तो डेबिट में आया, अब इसका डेप्रिसिएशन होगा। तुमको डेप्रिसिएशन का रेट दिया है क्वेश्चन में? हाँ हाँ 10% रिड्यूसिंग बैलेंस। नहीं, डेप्रिसिएशन वाज टू प्रोवाइड 10%, और इंटरेस्ट तो 5%, इंटरेस्ट 5%। डेप्रिसिएशन 10% है। तो 1,15,500 का 10% डेप्रिसिएशन हुआ तो 11,500, फिर बैलेंस शीट 550, 3,950। हाँ ठीक है 550। बैलेंस शीट कितना साल का दिया है डेप्रिसिएशन? पूरा साल का ना बेटा, 1 जनवरी को खरीदे थे और यहाँ पे 1 बोल रहा है दिसंबर जनवरी 2017। एक मजेदार चीज लिखो, प्रिपेयर मोटर कार अकाउंट ऑटोमोबाइल कंपनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रेंट कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2015 to 2017। 2 साल का बना देना। 3 साल का बेटा। अच्छा हाँ 3 साल का, उसको इंक्लूड लेके। हाँ 3 साल 17। तो 1 जनवरी को खरीद लिया था इसलिए पूरा साल का इंटरेस्ट लगाया। अगर डेप्रिसिएशन, अगर 6 महीना पहले खरीदा होता तो 6 महीने का इंटरेस्ट 6/12। हाँ 6/12 हो जाता। तो यहाँ पे 11,550 तुम्हारा डेप्रिसिएशन निकला, बैलेंस शीट निकल गया 1,03,950। फिर अगला साल का ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, फिर 1,03,950 पे डेप्रिसिएशन, WDV बैलेंस बोला यानी WDV मेथड। तो बैलेंस पे डेप्रिसिएशन निकल गया, फिर बैलेंसिंग फिगर आ गया, थर्ड ईयर में वही किए और सम्स को स्टॉप कर दिए क्योंकि तुमको 3 ईयर का बनाने बोला है। तो यानी सर एसेट अकाउंट तो फालतू नौटंकी था। बिल्कुल सही बात है। क्रेडिटर अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट ही तो बन गया ये। हाँ एसेट अकाउंट बना, एसेट अकाउंट। हाँ ये पूरा एकदम डेप्रिसिएशन अकाउंट ही तो बन गया। डेप्रिसिएशन वाला मेथड से बना। अब देखो आता है असली अकाउंट, वो पार्टी का अकाउंट। देखो 1,15,500 क्रेडिट में लिखा, क्योंकि वो तो तुमको देना ही है, तुम्हारा लायबिलिटी है। ऑटोमोबाइल कंपनी तुम्हारा लायबिलिटी है ना, क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर को क्रेडिट किए 1,15,500 से। हाँ पहला साल इंटरेस्ट कितना देना है, उल्टा देखना 4,576। बहुत जन का आदत क्या है, 1,600 दिखाई देगा। नहीं फर्स्ट ईयर होगा ना, 1 चले थे तुम। कैलकुलेशन करते समय उल्टा चले, लेकिन पुटअप करते समय तो 1 to 3 ईयर ही चलेगा। पहले 3 ईयर का अकाउंट थोड़ी बना दोगे। तो 4,576 इंटरेस्ट दिए, तो देखो 4,576 क्रेडिट में। अब उसको चुकाए क्या? 1 जनवरी को डाउन पेमेंट किए थे, क्रेडिटर कम हो रहा है ना, 24,000। हाँ टू बैंक, मोबाइल टू बैंक एंट्री करते ना, पैसा देने का एंट्री पार्टी टू बैंक। तो देखो पार्टी के अकाउंट में 2 बैंक लिख दिए। फिर 31 दिसंबर को क्या दिए? 33,600 का EMI है ना। ओ अच्छा हाँ, यानी बैलेंस सीडी बचा 62,476, पहला साल का एंड। फिर नेक्स्ट हाँ ये वाला नहीं समझे सर, ये फर्स्ट पार्ट दोबारा बोलते हैं, अच्छे से सुनना। तुमको 1,15,500 देना था, हाँ प्लस 4,576 भी देना था।
तुम क्या क्या दिए पहला साल में, एकदम पहला दिन ही डाउन पेमेंट दे दिए 24,000 का। हाँ ईयर एंड आते आते क्या दिए, पहला ईएमआई हाँ कितना का, 33,600 का। तो अभी बचा कितना, और कितना देना है, 62,470 62,476 हाँ देना था। 1,15,500 प्लस 4,576 हाँ दिए 24,000 और 33,600। हाँ बैलेंस निकल गया। और बाकी फिर से कैरेट फॉरवर्ड हो जाएगा। अब अगला साल ब्रॉड डाउन, सॉरी ब्रॉड डाउन। वेट कर। अगला साल बाई बैलेंस बीडी फिर 62,476। हाँ अब अगला साल फिर इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना है, देना है 3124। हाँ वो भी जोड़ लिया। मतलब अगला साल के बिगिनिंग में अगर तुमसे कोई पूछे कि कितना रुपया देना है, तुम बोलेगा 62,476 का तो ईएमआई भरना है प्लस 3,124 का ब्याज भी देना है। हाँ ठीक है भैया। अब ये रेंट आया, दिया कितना, 33,600। सेकंड ईएमआई दे दिए, सेकंड ईएमआई हाँ। अभी और कितना देना है, 32,000 और इंटरेस्ट। हाँ वेट करो सेकंड ईयर में हो, अभी थर्ड ईयर में जब मत करो। 32,000 सेकंड ईयर के एंड में अगर तुमसे कोई पूछे कि अभी भी तुमको ऑटोमोबाइल को कितना देना है, तुम बोलेगा अभी भी 32,000 देना है। 32,000। हाँ फिर देखो थर्ड ईयर के बिगनिंग में वो 32,000 आया प्लस थर्ड ईयर का इंटरेस्ट 1600। देखो 33,600 दिया और पूरा अकाउंट क्लियर हो गया। अच्छा। हाँ हाँ सोचो कम बेसी नहीं होगा। हाँ कंपनीज कैसे ईएमआई कैलकुलेट करता होगा कि तुम्हारा लास्ट इंस्टॉलमेंट में अपने आप ईएमआई प्लस इंटरेस्ट मिलके बैलेंस जीरो हो जाए, एकदम जीरो। एकदम नल हो गया। ये लोग ऐसे ही प्लान कर, एक्चुअल में ये रियल वर्ल्ड का काम है। ये रियल वर्ल्ड में यही करता होगा। जब ये लोग बताता होगा ना कि 10,000 का मोबाइल अगर तुम 12 ईएमआई में लोगे तो तुमको 11,525 पड़ेगा। होता है ना वो ईएमआई चार्ट दिखाई देता है फ्लिपकार्ट वगैरह में, जब फोन वगैरह ईएमआई दोगे तो 10,700 देना पड़ेगा। 3 महीने का ईएमआई दोगे तो 10,400 देना पड़ेगा। सोचो 10,000 का मोबाइल है, अगर 3 महीना का ईएमआई पे ले रहे हो तो 10,400 मांग रहे हैं तुमसे। 6 महीना का ईएमआई मांग रहे हो तो 10,700 मांग रहे हैं तुमसे। मन से फिगर बना रहे। और अगर तुम 12 महीना का ईएमआई ले रहे हो तो 11,525 ईएमआई बना रहे तुम पे। यानी ये कैसे जोड़ा होगा कि हर एक ईएमआई तोड़ तोड़ के अल्टीमेटली इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल मिलके लास्ट ईएमआई में सब जीरो हो जाए। जीरो हो जाएगा। यही एक्चुअली में काम होता है। उल्टा कैलकुलेशंस करके तुम जब ईएमआई देखते हो, उनका अकाउंटेंट लोग ये काम करके देते हैं उनको कि कितना महीना इंटरेस्ट। और ये उल्टा कैलकुलेशन ऐसे ही होता है भाई लोग। जैसे अभी आप लोग सीखे हो कैश प्राइस निकालना, ठीक है। हाँ सर। सेकंड सम आपका होमवर्क रहेगा, सेम सम से। ये मस्त चैप्टर है। हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग ये हाँ ये बहुत है। बहुत मेथड आएगा इसमें। लास्ट में आते आते ऐसा लगेगा अब खत्म कीजिए सर चैप्टर को। लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, क्योंकि एक्चुअल वर्ल्ड में कंपनीज कैसे ईएमआई कैलकुलेट करता है कि ऐसा एक ईएमआई का फिगर रखें कि अल्टीमेटली उसमें इंटरेस्ट प्रिंसिपल आता जाए और लास्ट ईएमआई में सब कुछ जीरो भी हो जाए। 12 नंबर 13 नंबर आपका होमवर्क है। आज एक मेथड और का बात कर लेते हैं 5 मिनट में, यही रोकते हैं। एक होता है एन्युटी टेबल इज गिवन। कैश प्राइस निकालने का 2 मेथड है। पहला में एन्युटी टेबल नहीं दिया था तो ये उल्टा कैलकुलेशन से सॉल्व किए थे वर्किंग। अभी अगर बोले एन्युटी टेबल गिवन है, ये बहुत रेयर आएगा एग्जाम में, लेकिन सीख लो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये एन्युटी टेबल है। ये रटना नहीं है, चिंता मत करो। आपको एग्जाम में हर और ये एन्युटी टेबल बनाना है ना, हम 1 मिनट में बना के दिखा सकते हैं। ये पूरा एन्युटी टेबल बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। सर वो वाला ना 1/1 + r to the power n। यस 1 + r to the power n, 1/1 + r to the power n फॉर्मूला होता है। आपको एग्जाम में नहीं करना है, लेकिन करके देखना, कैलकुलेटर में करके देखना, मोबाइल में नहीं। 1 डिवाइडेड बाई, मान लो एक बार एग्जाम्पल बोलते हैं 10% रेट है, 10% रेट है और आपको 5 साल का ईएमआई चुकाना है। मान लो 10% इंटरेस्ट का रेट है और आपको 5 साल तक ईएमआई चुकाना है। हर साल एक एक ईएमआई चुकाना है। 5 ईएमआई में आप कोई सामान खरीदे हो तो फॉर्मूला हो जाता है 1 डिवाइडेड बाई 1 + 0.1, क्योंकि 10 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो 10% कितना हो जाएगा 0.1, 10 डिवाइडेड बाई 100। हाँ सर।
तो 1.1 टू द पावर 5, 1 डिवाइडेड बाई 1, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 टू द पावर 5। अब एक एक बार इक्वल टू मारते रहो, पहला इक्वल निकल टू जाएगा। मारोगे, पहला इक्वल टू मारोगे, पहला ईयर का फैक्टर आ जाएगा, एन्युटी फैक्टर। दूसरा इक्वल टू मारोगे, दूसरा ईयर का एन्युटी फैक्टर आ जाएगा। तीसरी बार इक्वल टू मारोगे, थर्ड ईयर का एन्युटी फैक्टर आ जाएगा। ऐसे करके जितना एन्युटी फैक्टर निकालना है सब निकाल सकते हो, बस इक्वल टू मारते रहो, इक्वल टू मारते रहो और हर ईयर का एन्युटी फैक्टर लिखते रहो। 1 डिवाइडेड बाई 1.1 प्लस सर पावर n, अगर 10% रेट है तो, अगर रेट 5% होता तो 1 डिवाइडेड बाई 1.05 टू द पावर n। हाँ एक एक करके एक बार ये कर लो और कैलकुलेटर में इक्वल टू मारते रहो, आपका ईएमआई आता जाएगा, एन्युटी फैक्टर्स आता जाएगा। आपको एग्जाम में देगा, आपको चिंता नहीं करना है। देखो जैसे यहाँ पे दिया, बहुत आसान है एन्युटी टेबल से सॉल्व करना। इसको एक सम कर लेते हैं। ऑन 1st January 2015 शर्मा परचेज अ प्लांट फ्रॉम आहूजा ऑन हायर परचेज सिस्टम। द हायर परचेज रेट वाज सेटल्ड एट 60,000 पेएबल। 60,000 का हायर परचेज प्राइस है, मतलब इंटरेस्ट इंक्लूडेड है कि नहीं है? हाँ इंक्लूडेड तो होगा, Included है। 1 हाँ। जनवरी को तुम 15,000 दे रहे हो उसको, वो क्या है? 1 जनवरी को एसेट खरीदो, 1 जनवरी को 15,000 दे रहे हो, ये क्या है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। डाउन पेमेंट। पेएबल तो बोला। इंस्टॉलमेंट साल का बिगनिंग में नहीं देते, इंस्टॉलमेंट साल का एंड में पेमेंट करते हैं। अच्छा तुम हाँ हाँ जिस दिन डाउन asset पेमेंट। खरीदो उसी दिन 15,000 भी दे दिए उसको। अच्छा डाउन, हाँ 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 60,000 का सामान का हाथों हाथ 15,000 दे दिया, और कितना बचा? 45,000 ये 45,000 बोला है, 3 सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट में में दोगे, मतलब 15 15 15 हो गया ना। 4 ईएमआई 60,000 का, पहला वाला डाउन हाँ, पेमेंट, सर। बाकी 3 ईएमआई। 15। हाँ इंटरेस्ट वाज चार्ज एट द रेट ऑफ 5%। The asset is to be depreciated in the books of hire purchaser at the rate of 10% on reducing installment method. Annuity table of 1 rupee is given. देखो 0.9524 फर्स्ट ईयर के लिए, 0.9070 सेकेंड ईयर के लिए, 0.8639 थर्ड ईयर के लिए। कैलकुलेटर में करके देखना, रेट कितना है इंटरेस्ट का? 5% ना, तो 1 बाई 1.05 एक बार मारना आएगा 0.924, दूसरी बार इक्वल टू मारना आएगा 0.9070, तीसरी बार इक्वल टू मारना आएगा 0.8639। तीनों साल का एन्युटी फैक्टर निकल जाएगा ऐसे। हालांकि एग्जाम में हम तुमको बार बार बोल रहे हैं, दे देगा। अब देखो बच्चा वाला काम, पहला इंस्टॉलमेंट कितना बना भर रहे हो? डाउन पेमेंट का बात नहीं कर रहा हम, इंस्टॉलमेंट का 15,000। 15,000। तो 15,000 इंटू पहला साल का एन्युटी फैक्टर 0.95 आ जाएगा 14,280। देखो हेडिंग क्या लिखा है? प्रेजेंट वैल्यू। 15,000 पहला साल के एंड में पेमेंट कर रहे हो ना, पहला ईएमआई पहले साल के एंड में पेमेंट कर रहे हो, हाँ दूसरा ईएमआई दूसरे साल के एंड में पेमेंट कर रहे हो, हाँ तीसरा ईएमआई तीसरे साल के एंड में पेमेंट कर रहे हो, हाँ या ना? हाँ 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 हमको ये सारा फिगर को डे 1 पे लेके आना है। आई रिपीट, और ये हम बहुत बड़ा चीज सिखाने जा रहे हैं आपको कॉमर्स का। ये आपके सेमेस्टर 5-6 में भयानक काम आएगा। एफएम किसी में। भी फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, किसी भी फ्यूचर वैल्यू को आज के वैल्यू पे लेके आना है। एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, और किसी भी आज के फिगर को फ्यूचर में लेके जाना है, डिवाइड फैक्टर से डिवाइड कर दो। तो देखो जैसे ही 15,000 तुम साल के एंड में चुका रहे हो, तो कितना चुका रहे हो? 15। 5 मिनट स्टूडेंट और अच्छे से साथ दो, मैं सीखियो 5 मिनट और बढ़िया से साथ दो, आज का क्लास खत्म होने वाला है। पहला साल के एंड में कितना चुका रहे हो? 15,000। 15,000 हाँ ठीक है। अगर हाँ। ये साल के बिगनिंग में चुकाते तो 14,280 चुकाते। अच्छा। वही तो होना भी चाहिए ना। ओ हाँ, इंटरेस्ट तो मतलब उसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए था एकदम, अगर स्टार्टिंग में चुका रहे तो। में ये ईएमआई दे देता तो क्या ब्याज देता क्या? नहीं। हम क्यों ब्याज दे भैया, जब हम तुम्हारा पैसा पूरा साल यूज ही नहीं किए तो। हम्म। इसीलिए देखो पहला 15,000 जो चुकाया उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है डाउन हाँ। पेमेंट में। अब देखो सेकेंड ईयर के एंड में तुम कितना चुकाए?
फिर 15,000 ही होगा, इक्वल फिर बोला है 15,000। तो। अगर ये भी फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में चुका देते तो हम सब कुछ को टान के फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में ले आ रहे हैं। आई एम तो इनटू हो जाएगा। आई एम पुलिंग एवरीथिंग टू द फर्स्ट डे व्हेन आई एम परचेजिंग द एसेट। और यही तो कैश प्राइस होता। सब कुछ अगर आज ही दे देते तो कैश प्राइस ही तो देते। हाँ सब कुछ अगर हम 1 जनवरी 2015 के दिन ही दे हाँ देते हाँ फुल कैश हम क्या प्राइस। उसको इंटरेस्ट चुकाते क्या किसी भी बात का? नहीं नहीं, फुल नहीं। पेमेंट हो जा रहा है ना उसका। यही तो कहानी है। हम हर 15,000 जो फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में चुकाना है उसको डे 1 पे कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो कैश प्राइस में तो कन्वर्ट हो गया वो। हाँ वो हो गया थर्ड ईयर के एंड में 40,000। कितना चुका रहे हो? फिर 15। 15। डे 1 में चुका देते फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में, अगर चुका देते तो कितना चुकाना पड़ता? 12,960। 12,960। 12,960 पे 3 साल का इंटरेस्ट जोड़ के देख लो 15,000 ही आएगा। 12,960 पे अगर 3 साल का ब्याज जोड़ो तो 15,000 ही आएगा। 13,605 पे अगर 2 साल का ब्याज जोड़ो तो 15,000 ही आएगा। और 14,280 पे 1 साल का ब्याज जोड़ो तो 15,000 ही आएगा। निकाल के देख लो। 14,280 इंटू 5% ऐड कर लो, 15,000 आ जाएगा। आ गया है। आएगा ही, आना ही पड़ेगा। यही तो फंडा लगाया ये लोग। हम लोगों का जिंदगी को आसान करने के लिए एन्युटी फैक्टर बड़ा तगड़ा चीज निकाला ये लोग। तो तुम 14,280, 13,605 और 12,960 ये तीनों कैश प्राइस है। हाँ 40,845 प्लस 15,000 का डाउन पेमेंट, हाँ 55,845। 55,845। तो देख लो तुम अगर आज ही पहला ही दिन पूरा पैसा चुका देते तो 15,845 चुकाते। और ऐसे कितना चुका रहे हो? 60,000। सर 55,845 ना। सॉरी 55,845। 55,845 अगर तुम आज कैश प्राइस में एसेट खरीद लेते तो तुम 55,845 चुकाते। लेकिन अब तुम ईएमआई में ले रहे हो 3 साल का, तो कितना चुका रहे हो? 60,000। 60,000। यस सर। तो 4,000 समथिंग एक्स्ट्रा किस बात का चुका रहे हो? इंटरेस्ट। तो ये है तुम्हारा कैश प्राइस निकालने का फंडा। 2 मेथड है। अगर एन्युटी टेबल नहीं दे तो बैक कैलकुलेशन से चलेंगे। एन्युटी टेबल दे दे तो हर ईयर का ईएमआई इनटू एन्युटी टेबल करके हर ईयर का कैश प्राइस निकाल लेंगे, सबको जोड़ लेंगे, डाउन पेमेंट जोड़ लेंगे, मेरा कैश प्राइस आ जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। हाँ यस सर। सर। इन दोनों मेथड हाँ, को सर। गो थ्रू करना। इन दोनों मेथड को गो थ्रू करो। इन पे जो सम है उनको गो थ्रू करो। अगले दिन भी कुछ कैलकुलेशंस का बात करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट जंप कर जाएंगे खाली प्रेजेंटेशन के ऊपर। कैलकुलेशन दो ही एक बचा है खाली, और वो दोनों उतना टफ नहीं है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। तो आप अपने सर ये भी टफ नहीं था। वेडनेसडे। ओके सर। ठीक है, हम जा रहे हैं फ्राइडे ठीक। रात को, कल रात को हम निकल रहे हैं और बैक करेगा वेडनेसडे मॉर्निंग।